यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो जेल के अंदर पूरी जिंदगी के लिए फंस जाता है। अब उसे इस जेल में अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बितानी थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की जान कुछ ही दिनों के लिए है तो वो यहाँ से किसी भी कीमत भागने का फैसला करता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये फैसला एक सपने में बदलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी फ्रैंक दिखाया जाता है जो एक बुक पढ़ रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ खुश नहीं है। दरअसल उसे इस जेल में अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी और ऐसा वो हरगिज नहीं चाहता था। वो अपनी आधी जिंदगी यहाँ बिता चुका है और अब वो बाकी की जिंदगी अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता है। इधर हमें कुछ कैदी दिखाई देते हैं जो एक लॉन्ड्री रूम में नाली का ढक्कन खोद रहे थे। वो जैसे तैसे करके उस नाली का ढक्कन तोड़ देते हैं जिससे वहाँ एक बड़ी सी सुरंग बन जाती है। वो सब एक एक करके उस सुरंग से बाहर भाग निकलते हैं। आखिर में ब्रोडी नाम का कैदी वहाँ फ्रैंक के आने का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे वहाँ फ्रैंक का नामो निशान तक नहीं मिला। इसलिए वो मजबूरन उसे अकेला छोड़कर उस सुरंग में कूद जाता है। लेकिन जल्दी में ब्रोडी अपनी टोपी वहीं भूल जाता है। लेकिन तभी मौके पर फ्रैंक वहाँ पहुँच जाता है। वो पहुँचते ही ब्रोडी की टोपी उठाकर वहाँ से नीचे कूद जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम फ्रैंक को देखते हैं जो एक धोबी था। उसका काम इस जेल में मौजूद सब कैदियों के मैले कुचैले कपड़े धोने का था। वो हर रोज की तरह कैदियों के कपड़े धो धो कर थक चुका था। उसे इस जेल में अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी, इसलिए अब मजबूरन वो इस काम को कर रहा था। उसे पता था कि अगर उसने इस काम को छोड़ दिया तो वार्डन उसे उसकी मौत से पहले ही इस जेल में तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसलिए वो चुपचाप अपने काम में ध्यान देता और किसी से भी बात नहीं करता। एक दिन जब वो काम करके अपने सेल में लौटा तब उसने देखा कि उसका साथी जो उसके सेल में उसके साथ रहता था वो अपना सारा सामान पैक करने में लगा था। उसकी अभी रिहाई का टाइम आ चुका था क्योंकि उसकी कैद पूरी हो चुकी थी और अब वो इस जेल से आजाद होने वाला था। ये देखकर फ्रैंक का दिल अंदर से दुखी हो गया क्योंकि उसके सामने उसका साथी अपने परिवार में जा रहा था। लेकिन उसकी बदकिस्मती उसे इस जेल में पूरी जिंदगी काटनी थी। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो इसी जेल में रहेगा। इधर सब कैदी नए आने वाले कैदियों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़े थे। इसी बीच वो सब कैदी जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। सब कैदियों को उनका सामान उनके हाथ में थमाकर जेल में लाया जाता है। सब कैदी उन्हें जेल में आता देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस जेल में आने वाले हर नए कैदियों पर पुराने कैदियों के लीडर उन पर अपना नंबर लगाते थे, मतलब उन्हें चुनते थे और उन सब के बीच फाइटिंग करवाई जाती है। जो भी उस फाइटिंग में जीत गया उसे वो कैदियों के लीडर खरीद कर अपने ग्रुप में शामिल कर लेते थे। इसी बीच एक कैदी जिसका नाम रिजा था, उसका भाई टोनी आकर उसे खुशी से बताता है कि इस बार हमें अपने ग्रुप के लिए सबसे तगड़ा फाइटर चुनना होगा ताकि हम हर फाइटिंग जीत सके। इधर सब कैदियों की चेकिंग करके उन्हें अलग अलग सेल में भेज दिया जाता है और एक कैदी जिसका नाम लेसी था उसे फ्रैंक के सेल में भेजा जाता है। उस सेल के अंदर आते ही लेसी को सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने की जगह और सोने के लिए 2 चारपाइयां दिखाई देती हैं। इसके बाद रात होने पर सब कैदियों को अपने अपने सेल के अंदर जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन उसी रात फ्रैंक के लिए एक गार्ड लेटर लेकर आता है। जब फ्रैंक उस लेटर को खोल कर पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा था कि फ्रैंक के कई साल घर न आने पर उसकी बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत बहुत सीरियस है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी उसे जवाब दे दिया है कि अगर कुछ दिनों तक उसका दिमाग शांत न हुआ तो उसकी जान जा सकती है। ये सुनकर फ्रैंक के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि उसकी बेटी ही उसका सब कुछ थी और अब उसकी बेटी की जान खतरे में है। इसलिए वह अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हर हाल में अपनी बेटी से मिलकर ही रहेगा। फ्रैंक अपने दिल के सुकून के लिए सीधे एक चर्च में आता है, लेकिन वहाँ चर्च बंद था। एक गार्ड आकर उसे बताता है कि अभी टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम सुबह ही आना। इसलिए वह वापस जाने लगता है, लेकिन वहाँ वह गार्ड फ्रैंक के चेहरे पर दुख देखकर उस चर्च का दरवाजा खोल देता है। चर्च के एक कोने में फ्रैंक उस लेटर को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि जिसकी वजह से वह इस जेल में अपनी कैद काट रहा था उसी की जान अब दांव पर लगी हुई है। अगली सुबह जब फ्रैंक मशीन में कपड़े धो रहा था तब उसकी नजर उस मशीन के एयर वेंट पर पड़ी। वहीं उसे ऊपर एक पानी का पाइप भी दिखाई देता है जिससे पानी टपक रहा था। ये देखकर उसे समझ आ जाती है कि हो न हो ये पाइप इस जेल से बाहर जाता होगा और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। उसी रात फ्रैंक अपने साथ वाले सेल के एक कैदी ब्रोडी को उस एयर वेंट के बारे में बताता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर इस जेल से भाग सकते हैं। फ्रैंक उससे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ से भागना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जान उसी में है। मैं उसे खोना नहीं चाहता और मुझे यकीन है कि मेरे जाते ही वह ठीक हो जाएगी। लेकिन ब्रोडी उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उसे पता था कि अगर वह यहाँ से भाग भी गए तो आगे आता हुआ नदी का पानी उन्हें डूबा कर मार देगा। दरअसल ब्रोडी को इस जेल का चप्पा चप्पा पता था, लेकिन ब्रोडी उसका साथ देने से मना कर देता है। इसलिए जब फ्रैंक उसे वह लेटर दिखाता है तब वह आगे से उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रोडी उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ
यहाँ से भागने के लिए एक कैदी लेनी जो बॉक्सर है उसकी जरूरत होगी। वो इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी है। वो अगर चाहे तो हमारी कुछ मदद कर सकता है। इसलिए उसी दिन फ्रैंक सीधे लेनी के पास आता है जो बहुत गुस्से में था। दरअसल उसकी कुछ ही दिन बाद रिहाई होने वाली थी, लेकिन एक कैदी को पीटने पर उसकी सजा और बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वह बहुत तपा हुआ था। फ्रैंक उसे यहाँ से भागने का अपना सारा प्लान बता देता है, जिसे सुनकर लेनी उसे हाँ बोल देता है, क्योंकि लेनी के पास भी यह मौका था वार्डन से बदला लेने का। और यहाँ अब ये 3 साथी हो चुके थे, इसलिए वो तीनों अपना अगला प्लान बनाने लगते हैं। वो तीनों बैठकर डोमिनो गेम खेल रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता कि वो गेम खेलने के बहाने यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ फ्रैंक उन्हें बताता है कि अगर हम लॉन्ड्री वाले कमरे से भागेंगे तो सबको पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। और तो और उस जगह से पानी गुजरता है, वह रास्ता भी बहुत छोटा है, हम चाहकर भी वहाँ से नहीं भाग सकते, इसलिए हमें किसी दूसरे रास्ते से लॉन्ड्री रूम तक पहुँचना होगा। फ्रैंक उनसे कहता है कि मैं जब उस दिन चर्च में था तब मुझे वहाँ एक दीवार मिली जो लक्कड़ से बनी हुई थी और अब वह पुरानी होने की वजह से कमजोर पड़ चुकी है। हम उस दीवार को तोड़कर आसानी से सीवर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन लेनी उससे कहता है कि अगर हम गार्ड के सामने से उस चर्च के अंदर गए तो उसे हम पर शक हो सकता है। लेकिन फ्रैंक भी कोई आम कैदी नहीं था, वह अपनी आधी जिंदगी इस जेल में बिता चुका था। अब वह एक शातिर कैदी बन गया था। उसे यहाँ इस जेल में कब क्या करना है ये सब वह सीख चुका था। और तभी वह एक पाउच लेनी को देता है। लेनी उस पाउच को जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर गंदम का आटा था, जिस पर उस चर्च की चाबी का छापा लगा हुआ था, जो उस दिन फ्रैंक ने चालाकी से आटा लेकर उस चाबी को आटे पर छाप लिया था, जिसे देखकर लेनी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों खुद को बड़ा चालाक समझ रहे थे। लेकिन फ्रैंक उनसे भी 2 कदम आगे निकला। फ्रैंक उनसे कहता है कि हम उस मशीन के एयर वेंट को काटेंगे कैसे, क्योंकि वो तो लोहे का बना हुआ है, उसको हम चाह कर भी हाथ से नहीं खोल सकते। तब आगे से लेनी कहता है कि समझो हमारा काम हो गया, क्योंकि मेरे पास कुछ लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन हमें इस जेल में कटर तो नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है जिससे उस एयर वेंट को काटा जा सकता है, और वो चीज हीरा है। हमें सिर्फ एक हीरे की जरूरत होगी ताकि हम उस हीरे को इस्तेमाल करके उस मशीन के एयर वेंट को काट सकें, क्योंकि हीरा बहुत मजबूत होता है। उसकी मदद से हम किसी तरह उस एयर वेंट को काट लेंगे। ये सुनकर फ्रैंक उससे कहता है कि इस जेल में हीरा तो मिलना नामुमकिन है, लेकिन आगे से लेनी उसे बताता है कि इसका भी मेरे पास हल है। इस जेल में मेरे लेवल का एक और फाइटर है जिसके दांत पर एक हीरा लगा हुआ है। दरअसल ये फाइटर लेनी की तरह दूसरे सेल का लीडर था, क्योंकि यहाँ का वार्डन सब नए आने वाले कैदियों पर नंबर लगवाकर उन्हें बड़े फाइटर से फाइट करवाता है। जो भी जीत जाता है वही उस सेल का लीडर बन जाता है। इसलिए लेनी उससे कहता है कि हमें हीरा लेने के लिए उस फाइटर से फाइट करनी होगी, और मैं मौके पर उसके दांत पर वार करके वो हीरा अपने पास छुपा लूंगा। उसी रात लेनी सब लाइटें बंद होने के इंतजार में था। जैसे ही पूरी जेल की लाइटें बंद होती हैं, लेनी जल्दी से अपने सेल का एक लोहा तोड़ता है और दूसरा लोहा एक फ्रेम से। लेनी ने उन दोनों लोहे को आपस में जोड़कर एक रॉड तैयार कर लिया, जिससे वह अब उस एयर वेंट को काटने वाला था। लेकिन अभी भी उसे उसी हीरे की जरूरत थी जिससे वह उस एयर वेंट को काट सके। दूसरी तरफ फ्रैंक सीधा उस फाइटर जिसका नाम टोटन था के सेल में जाकर उसे लेनी से फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब तीनों साथी अपना प्लान बनाकर तैयार हो चुके थे। ब्रोडी उन्हें उन डोमिनो टाइल्स से एक मैप बनाकर वह रास्ता समझा देता है जिस रास्ते से वो भागने वाले थे। उनका रास्ता मशीन के एयर वेंट से निकलकर सीधे सीवर तक जाता था। उसके थोड़े ही आगे एक नदी आने वाली थी। नदी पार करने के बाद उनकी आखिरी मंजिल ट्रेन की पटरियां थीं, जो उन्हें इस जेल से आजाद करने वाली थीं। ब्रोडी उन्हें आखिरी बात बताता है कि सुबह 5 बजने से पहले अगर हमने उस ट्रेन की पटरियों को पार न किया तो हम सब जान से मारे जाएंगे, क्योंकि उन पटरियों पर 5 होने के तुरंत बाद पूरे 630 वॉट का करंट छोड़ दिया जाता है, जहाँ से बचना नामुमकिन है। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो वहीं से भागने का फैसला करते हैं। वो तीनों अपना भागने का रास्ता समझकर पूरे 3 दिन बाद इस जेल से भागने वाले थे। इधर ऊपर खड़ा टोनी उनके बीच चलती सारी प्लानिंग देख रहा था, जिससे वह समझ जाता है कि ये तीनों कुछ तो बड़ा और खतरनाक काम करने वाले हैं। इसके बाद लेनी उस फाइटर के साथ फाइट करने के लिए तैयार खड़ा था। उस फाइटर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह किसी दरिंदे से कम नहीं। सभी कैदी फाइट देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ सब कैदी उस फाइटर के जीतने के लिए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। इसी दौरान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेनी उस पर अपने 2 मुक्के बरसाता है, लेकिन तभी आगे से वह उसे इतने जोर का मुक्का दे मारता है कि लेनी वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन लेनी की आजादी का यह आखिरी मौका था, इसीलिए वह हिम्मत करके उठ खड़ा होता है। उठते ही लेनी ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे ऐसा मुक्का दे मारा कि उसका दांत उसके मुंह से उखड़कर सीधा नीचे जा गिरा। लेकिन इससे पहले उस दांत को कोई और उठाता, लेनी मौके पर ही उस दांत को अपने पास छुपा लेता है। इसी दौरान वह बहाना बनाकर बेहोश हो जाता है ताकि उसे और न लड़ना पड़े, इसलिए उसे बेहोश होता देख गार्ड्स आकर उसे वहां से ले जाते हैं। उसी रात लेनी अपने सेल के अंदर हीरे को उस लोहे के रॉड से जोड़ रहा था। उस हीरे को जोड़ते ही वो एक नुकीली तेज धार कटर जैसी रॉड तैयार कर लेता है। अगले दिन नहाते समय टोनी फ्रैंक के पास आता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम तीनों यहाँ से भागने का सोच रहे हो, लेकिन ये सोच
मैं तुम्हारी कभी पूरी नहीं होने दूंगा। टोनी उसे धमका कर कहता है, मुझे बस 1 किलो का ड्रग का पैकेट चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा प्लान वार्डन को बता दूंगा और तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ कुत्ते की तरह मरोगे। इसलिए ये सारी बात फ्रैंक ने अपने साथियों को बता दी कि टोनी को 1 पैकेट चाहिए, तभी वो हमारा पीछा छोड़ेगा, नहीं तो हम सब हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगे। वो उसे मारकर अपने रास्ते से हटा भी नहीं सकते थे, क्योंकि टोनी इस जेल में सबसे खतरनाक कैदी रिजा का भाई था। उसके होते हुए उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो रिजा उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी फ्रैंक उन दोनों से कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें इस जेल के अंदर एक कैदी विव बटिस्टा की मदद लेनी होगी। वही एक ऐसा कैदी है जो हमारी मदद कर सकता है। दरअसल विव बटिस्टा इस जेल में वार्डन के साथ मिलकर सबको ड्रग बेचा करता है, लेकिन इस ड्रग की कीमत बहुत ज्यादा होती है जो आम कैदी नहीं ले सकता है। इसलिए टोनी उन्हें इस्तेमाल करके उनसे ड्रग मांग रहा था। उसी दिन फ्रैंक सीधे बटिस्टा के पास आता है। फ्रैंक उससे कहता है कि अगर तुम इस जेल से भागना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हें एक ड्रग का पैकेट टोनी को देना होगा। इसलिए ये सुनकर बटिस्टा मान जाता है, लेकिन बटिस्टा को पता था कि अगर उसने टोनी को ड्रग का पैकेट दे भी दिया तो फिर भी वो उनका भागने का प्लान वार्डन को बता देगा। इसलिए बटिस्टा उसे रास्ते से हटाने के लिए उसके पैकेट में जहर मिलाने का फैसला करता है। बटिस्टा उसी रात उस ड्रग में जहर मिलाकर एक पैकेट तैयार कर लेता है। बटिस्टा बुक देने के बहाने आकर वह पैकेट सीधे फ्रैंक के सेल में फेंक देता है। रात टोनी अपने दोस्त के साथ वह पैकेट लेने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक उस पर गुस्से में होता है कि मैंने तुम्हें अकेला आने के लिए कहा था, क्योंकि अगर यह बात बाहर तक फैल गई तो उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा और वे सारी जिंदगी यहाँ कैदी बनकर रह जाएंगे। लेकिन टोनी आगे से कहता है कि मैंने जो कहा है वो करो, मेरा पैकेट मुझे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा पोल खोल दूंगा। इसलिए फ्रैंक उसके हाथ में वो ड्रग का पैकेट दे देता है। लेकिन इससे पहले टोनी वहाँ से जाता, वो फ्रैंक के साथ ही लेसी को तंग करने लगता है, क्योंकि टोनी की नजर पहले दिन से ही लेसी पर थी। लेकिन लेसी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। आगे से वो कुर्सी उठाकर उसके सर पर लगातार दे मारता जाता, जिसे देखकर टोनी का साथी वो पैकेट लेकर वहाँ से भाग निकलता है। लेसी अब टोनी को छोड़ने वाला नहीं था। वो एक सरांदा उसके मुंह पर दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मौके पर फ्रैंक उसे रोक देता है। उस पिटाई की वजह से टोनी की हालत बुरी हो जाती है। लेसी ने उसकी इतनी पिटाई की कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। वो रेंगता रेंगता जैसे ही सीढ़ियों के पास आता है, वो एकदम सीढ़ियों से नीचे जा गिरता है और गिरते ही टोनी की वहीं पर मौत हो जाती है।